बाजार में जबरदस्त उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, लेकिन इसके बावजूद देश में डीमैट खातों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। डिपॉजिटरीज के आंकड़ों के अनुसार जून के अंत तक डीमैट खातों की संख्या जो है वो 9 करोड़ 65 लाख पर पहुंच गई थी, और वहीं वर्ष 2022 की केवल पहली छमाही में ही 1.5 करोड़ से ज्यादा नए खाते खुले हैं। कुछ समय पहले तक डीमैट खातों को सुरक्षा की दृष्टि से बहुत महफूज माना जाता था, कहा जाता था इनकी सिक्योरिटी बहुत टाइट है, लेकिन अब इन खातों से ठगी की घटनाएं हम आए दिन सुन रहे हैं। आपको कैसे सावधान रहना है, किस तरह से ठग आपके अकाउंट तक पहुंचकर आपके बैंक अकाउंट को खाली कर सकते हैं, या फिर आपके नाम का, आपके इंफॉर्मेशन का, आपके डीमैट अकाउंट का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं, इसी पर हम बात करने वाले हैं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं शेयर इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट एंड रिसर्च हेड डॉक्टर रवि सिंह। डॉक्टर सिंह, स्वागत है आपका मनी 9 पर। हमें लगता था कि डीमैट जो है बहुत सेफ है, इस पर रेगुलेटर से लेकर के जितनी डिपॉजिटरीज हैं उनके जो सेफ्टी के जो भी कदम हैं वो बहुत पुख्ता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब डीमैट अकाउंट पर भी साइबर ठगी, डिजिटल दुनिया में जिस तरह की ठगी हो रही है, ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। आपको क्या कहना है इस पर, और क्यों डीमैट अकाउंट अब टारगेट हो रहे हैं, आपको लग रहा है? देखिए, सबसे पहले जो इस तरीके के स्कैम थे वो होते थे, आपके बैंक के अकाउंट से पैसे निकाले जाते थे। लेकिन अब कहीं ना कहीं से बैंक अकाउंट से ज्यादा सेफ लगता है शायद शेयर को ट्रांसफर करा के उनको कैश कराना, और इसी वजह से इस तरीके के फ्रॉड अब आपको देखने को मिल रहे हैं। लेकिन हर चीजों में जिस तरीके से गलती एक आम आदमी की होती है, या फिर वो आजकल की जो डिजिटल मीडिया है या जो डिजिटल माध्यम है उसको समझ नहीं पाता, तो उससे इस तरीके की मिस्टेक हो जाती है। और हमारी छोटी सी गलती ऐसा होती है कि हमारे पूरे जो हमारे डीमैट अकाउंट में जो शेयर होते हैं वो पूरी तरह से साफ हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं से हमारी ही, यानी कि एक आम इन्वेस्टर की एक गलती से आपके इस तरीके की मिस्टेक होती है, और डीमैट से आपके शेयर इसी तरीके से इन्वेस्टर से गायब कर लिए जाते हैं। ठीक है, ये जो गलती आपने कहा, तो कौन सी वो गलती है जिससे आप इन्वेस्टर को सावधान रहने के लिए कहेंगे, और इन साइबर फ्रॉड्स का जो है पूरा मॉडस ऑपरेंडी कैसे होता है? ये कैसे खाते से जो है वो शेयर ट्रांसफर कर सकते हैं, या पैसे को ट्रांसफर लेन देन हो सकता है, ये थोड़ा सा समझाएंगे। तो पहली बात कि कौन सी वो गलती जिससे हमें बचना, और दूसरा इनका मॉडस ऑपरेंडी। देखिए, सबसे पहले प्रियंका जी ये समझिए कि जब भी हम डीमैट अकाउंट जो होता है उसको एक बैंक अकाउंट की तरीके से ही समझें, क्योंकि बैंक अकाउंट में आपके पैसे होते हैं, लेकिन डीमैट अकाउंट में आपके डिजिटल वो शेयर होते हैं जिन्हें आप पैसे लगा कर खरीदते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हम जब किसी भी जिस तरीके से हम बैंक के अकाउंट पे ध्यान रखते हैं कि हम अपना ओटीपी किसी के साथ शेयर ना करें, कोई पावर ऑफ अटॉर्नी किसी को ना दें, और किसी भी तरीके से कोई ओटीपी शेयर ना करे, वही सेम चीजें फॉलो होती है आपके डीमैट अकाउंट के साथ में भी। अब चूंकि नए फ्रॉड जो देखने को मिल रहे हैं उसमें होता यह है कि चूंकि नंबर्स का बहुत बड़ा इंपैक्ट है, लोग ट्रेड कंफर्मेशन के लिए कॉल करते हैं आपके डीमैट में, आपका ब्रोकर के नाम पे कॉल करेंगे कि हम इस ब्रोकिंग, आपने यहाँ पर अपना डीमैट अकाउंट खोला है और आपके ये शेयर डिजिटल में इसमें पड़े हुए हैं, इनको आप बेचकर पैसे इसमें से आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। इस तरीके के जो मैसेजेस हैं उनमें अब आपको कहीं ना कहीं से अथॉरिटी पहली बात नहीं देनी है। दूसरा, बैंक के नंबर्स को आप कंफर्म करें, या फिर आप खुद डायल करके आप उस जो भी आपका ब्रोकर है उसके नंबर्स पर आप खुद डायल करके अगर आप ऐसे काम करते हैं तो वो ज्यादा सेफ होता है। गलतियां यहीं पर होती हैं कि लोग जो फोन आता है उसमें ये कंफर्मेशन देते हैं, लेकिन हमें इस बात का ध्यान रखना है कि खुद कंफर्मेशन किसी भी ट्रेड का, किसी भी कॉल का, किसी भी शेयर के खरीदने या बेचने का, जब तक हमने कॉल नहीं किया है तब तक अपनी तरफ से कंफर्मेशन मत दीजिए, पहला। दूसरा, ओटीपी सबसे इंपॉर्टेंट है। जिस तरीके से बैंक में ओटीपी इंपॉर्टेंट है उसी तरीके से शेयर में भी आपको ओटीपी इंपॉर्टेंट है। लोग ओटीपी का ध्यान नहीं रखते, तो वो कहते हैं सर ये शेयर बेचने के लिए आपका ओटीपी नंबर चाहिए, मैं आपको ओटीपी सेंड कर रहा हूं, प्लीज बता दीजिए, मैं शेयर सेल कर देता हूं। और लोग कहीं ना कहीं से इस तरीके के झांसे में फंस जाते हैं। तो चूंकि कॉल डाइवर्ट करके आती है, वो आजकल बहुत ईजी हो गया, डिजिटल माध्यम से आप किसी के नंबर पे कॉल कर सकते हैं, किसी के नाम से कॉल कर सकते हैं, और इन्वेस्टर या फिर जो जो लोगों ने शेयर खरीद रखे हैं वो कहीं ना कहीं से यही गलती करते हैं, और अपने अकाउंट के शेयर, क्योंकि वो सोचते हैं कि ब्रोकर ने कॉल किया है तो मैं कंफर्मेशन दे देता हूं, और यही एक गलती
आपकी आपके डीमैट अकाउंट से पूरी तरह से आपके जो डिजिटल शेयर हैं वो साफ कर जाते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि ओटीपी किसी के साथ भी शेयर और ना फोन करें। पर रिस्पॉन्ड मत दीजिए, फोन पर आप जो है अगले एक्शन, कोई कोई एक्शन के लिए परमिशन नहीं दीजिए। लेकिन रवि जी, ये तो बात है ना कि उनके पास यानी ये इंफॉर्मेशन रहती है कि इनके अकाउंट में ये जो है शेयर्स हैं या इस पर कुछ एक्शन होने वाला है या फिर इनको एक्शन लेना चाहिए, तभी तो इस तरह के कॉल आकर के उकसाया जाता है कि आप ये कदम उठाइए, आप हाँ कहिए या अपने डिटेल्स दीजिए या ओटीपी दीजिए। तो कहीं ना कहीं जो सुरक्षा की जो एक लेयर है उस पर एक सेंध तो लग ही जाती है, तभी तो ये इनको पता होता है। इन्हें कैसे पता होगा कि प्रियंका के डीमैट अकाउंट में ये शेयर हैं या फिर वो खरीदने या इसे बेचने का मन कर रही, मन बना रही हैं? देखिए, दो तरीके होते हैं प्रियंका जी। एक तो पहला तरीका ये है कि आपके ब्रोकर के यहाँ पे जो जॉब कर रहे हो, जो एम्प्लॉय जॉब कर रहा हो वो जॉब राइट। छोड़ के चला जाए, आपका कोड उसके पास होता है तो वो कोड से वो डिटेल निकल जाती है, पहला। दूसरा तरीका है कि कहीं ना कहीं से एनएससी से भी, जो एनएससी की साइट्स हैं या एनएससी पे जो डिटेल्स होती हैं शेयर खरीदने पे जो डिटेल्स निकलती है, वो कहीं ना कहीं से बैंक के थ्रू लीक हो जाती है। तो ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आपको ध्यान रखना है। और आपने एकदम सही बोला कि इस तरीके की जो छोटी मिस्टेक्स होती हैं जो हम ध्यान नहीं रखते या एम्प्लॉय के थ्रू निकल जाती है, उसकी वजह से ही ऐसा होता है कि आपकी ये डिटेल्स लीक होती हैं। और जैसे ही वो लीक डिटेल्स या बैंक अकाउंट, आपका डीमैट अकाउंट का जो नंबर है वो लीक होता है, उसकी डिटेल फिर आसानी से निकल जाती है। तो ये हमारे सिस्टम का एक लूपहोल है जिसकी वजह से ऐसी डिटेल्स पास आउट हो जाती हैं और कहीं ना कहीं से ये एक इन्वेस्टर की प्राइवेसी भी लीक कर देता है। और उसके बाद फिर फ्रॉड करना, फ्रॉड जो लोग करते हैं उनके लिए बहुत आसान हो जाता है। कई लोगों के पास मल्टीपल डीमैट अकाउंट भी होते हैं, आप क्या कहते हैं कितने खाते होने चाहिए एक इंडिविजुअल के पास? देखिए, आप मल्टीपल खाते आप बैंक अकाउंट में भी खुलवाते हैं, आप डीमैट में भी मल्टीपल ब्रोकर्स के पास अलग अलग अकाउंट खुलवाते हैं, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि आपका पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक होता है। तो आप चाहे जितने भी डीमैट अकाउंट रखें वो सारे शेयर एक जगह पे ही मर्ज हो जाते हैं। अब लेकिन अलग अलग ब्रोकर के पास डिटेल और शो होती है, तो इसकी वजह से और परेशानी पैदा हो सकती है क्योंकि आपके पैन कार्ड की डिटेल को डाल के ब्रोकर पूरे शेयर आपके देख सकते हैं। तो अगर आप अलग अलग डीमैट अकाउंट खुलवाते हैं तो आपको उसको मैनेज करना काफी मुश्किल होता है। तो बेटर है अगर आप एक ब्रोकर के पास अपना डीमैट अकाउंट खुलवा रखे हैं और दूसरे ब्रोकर के पास आप जाना चाहते हैं तो अपने ही डीमैट अकाउंट को वहां पर ट्रांसफर कर लीजिए, जिससे कि आपको बहुत से डीमैट अकाउंट मैनेज करना नहीं होगा और आपसे कोई ऐसी गलती नहीं होगी जिसकी वजह से उसका खामियाजा आपको भरना पड़े। रवि जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि मल्टीपल ब्रोकर के पास जो ये अकाउंट होते हैं आपके और आप उसे भूल जाते हैं, यह आपके लिए काफ़ी जो है खतरनाक साबित हो सकता है। लेकिन सेबी भी कई बार चेतावनी दे चुका है कि आप ब्रोकर को डीमैट से जुड़ी ब्लैंक स्लिप और चेक पर हस्ताक्षर करके जो देते हैं, इन सब से आपको सावधानी रहना है। लेकिन इस पर भी लोगों का ध्यान नहीं जाता और ये भी एक बड़ा खतरा क्रिएट कर सकता है। बिल्कुल, देखिए, सबसे बड़ी बात है प्रियंका जी कि एक बात का हमें जरूर ध्यान रखना चाहिए। पहली बात कि चूंकि ब्रोकर का दो तरीके से अकाउंट खुलता है, एक होता है आप ऑनलाइन अकाउंट खुलवाते हैं और एक होता है कि आप फिजिकल साइन करके फॉर्म पे आप अकाउंट खुलवाते हैं। दोनों में फर्क है। अगर आप ऑनलाइन अकाउंट खुलवा रहे हैं तो आपके पास ऑप्शंस कम हैं फ्रॉड होने के, और क्योंकि चूंकि आप वहां पर कोई साइन करके आप डॉक्यूमेंट नहीं देते हैं, वो डॉक्यूमेंट साइन कराने के लिए आपसे एक या दो पेजेस के लिए आते हैं। लेकिन जब आप 120 से 150 साइन आपको करने होते हैं तो आप इस बात का ध्यान नहीं रखते हैं कि आपने डीमैट में कहां कहां पर क्या क्या साइन किए हैं। और उसी में ऑप्शंस होते हैं कि आप अपनी पावर ऑफ अटॉर्नी दे देते हैं या फिर आप अपने चेक को साइन करके आप फ्रस्ट्रेट होकर दे देते। तो जब भी किसी भी डॉक्यूमेंट को साइन करें उसको पूरा पढ़ें और तब उसको साइन करके दें। अब इंपॉर्टेंट बात आपने सेबी की कही। देखिए, जब भी कोई भी ट्रेड होगा अपना आप मोबाइल जरूर लिंक करा कर रखें, क्योंकि आपको सेबी ने कंफर्म कर रहा है कि आपको हर ब्रोकर को कंफर्मेशन देनी है किसी भी इन्वेस्टर को। अगर इन्वेस्टर को कंफर्मेशन आ रही है और उस इन्वेस्टर ने ये काम नहीं किया है तो वो इमीडिएटली अपने ब्रोकर को कंप्लेन कर सकता है और सेबी में भी कंप्लेन कर सकता है, जिसकी सुनवाई जल्दी होती। अगर आप इस बात का ध्यान नहीं रखेंगे या आप कंफर्मेशन दे देंगे फिर क्लेम करेंगे कि मैंने कंफर्मेशन नहीं दिया, तो वो डिस्प्यूट पे चला जाता है। तो हमारी सुरक्षा इसी में है कि आप इस बात का ध्यान रखें कि पहली बात, जब भी आपको कोई ट्रेड का एसएमएस आता है, पहला। दूसरा, कोई भी पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं देनी है कि मेरे बिहाफ पे ये ब्रोकर शेयर बाय या सेल कर सकते हैं। दूसरा, कोई भी
ओटीपी आप शेयर मत करिए। ये तीन चीजें अगर आपने फॉलो कर ली तो आपके साथ कभी कोई डीमैट अकाउंट का फ्रॉड नहीं होगा, आपके साथ कोई शेयर का कभी फ्रॉड नहीं होगा। राइट। रवि जी, कुछ सवाल जो हमारे दर्शकों ने भेजा है वो आपके सामने रखना चाहूंगी। सुजाता जोशी का पहला सवाल लेकर आते हैं। 32 साल की है, नागपुर से ये सवाल आया है। बता रही है, मैंने पेटीएम मनी के जरिए म्यूचुअल फंड में सिप शुरू किया है। अब मुझे बार बार अलर्ट आ रहा है कि नए सिरे से केवाईसी कीजिए। साथ ही डीमैट खाता खोलने के लिए भी कहा जा रहा है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो सिप जारी नहीं रख पाएंगे, जबकि डीमैट खाते की कोई ज़रूरत नहीं है इन्हें, म्यूचुअल फंड में सिप कर रही हैं। तो क्या करना चाहिए? क्या ये सही बात है कि इनको डीमैट खाता खोलना चाहिए? क्योंकि म्यूचुअल फंड में तो मुझे नहीं लगता है कि डीमैट खाते की कोई ज़रूरत है। लेकिन प्रियंका जी, एक बहुत अच्छी जानकारी और जुड़ी हुई जानकारी डीमैट से ही देता हूं। अगर आप म्यूचुअल फंड खरीद रहे हैं तो आप अपने डीमैट अकाउंट के थ्रू ही म्यूचुअल फंड खरीदेंगे तो आपकी सेफ्टी ज्यादा है। इंडिपेंडेंटली खरीदेंगे तो आपके लिए दिक्कत हो सकती है, क्योंकि आप हो सकता है आप एक से ज्यादा म्यूचुअल फंड पे इन्वेस्ट कर रहे हो, एक से ज्यादा आप एसआईपी पे निवेश कर रहे हो। तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप म्यूचुअल फंड या एसआईपी जब भी करें डीमैट के थ्रू करें। अब दूसरी बात, आपने इनकी चूंकि समस्या यह है कि डीमैट के लिए फोर्स किया जा रहा है। पहली बात है, कोई भी कंपनी डीमैट के लिए फोर्स नहीं कर सकती है, अगर ये चाहे तो डिनाई कर सकती है। लेकिन अगर ये डीमैट को साथ में कंफर्म कराती है या केवाईसी के साथ डीमैट को अटैच कराती, तो वो फायदा इनको ही होगा। क्योंकि कल को अगर आप म्यूचुअल फंड का जो ट्रेड है या म्यूचुअल फंड आप एग्जिट करते हो तो आपका सारा का सारा जो पैसा है वो डीमैट के थ्रू आपको अकाउंट में ट्रांसफर हो सकता है। तो ये एक इजी तरीका है, लेकिन ये कंपल्सन नहीं है। आप चाहे तो उसको यूज कर सकती हैं, लेकिन अगर आपको एसआईपी कर रही है, केवाईसी आपका नहीं है, तो आपको केवाईसी के लिए अपडेशन जरूर देना पड़ेगा। ठीक है, केवाईसी को तो अपडेट रखिएगा, लेकिन डीमैट की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कंफर्टेबल हैं तभी लीजिए। अगर आप म्यूचुअल फंड में कर रही हैं, जैसा कि अभी रवि जी ने समझाया, नहीं तो आप जैसे कंटिन्यू करिए कीजिए, लेकिन केवाईसी अपडेट क्या है वो चेक ज़रूर कर लीजिएगा। और केवाईसी के नाम पे फ्रॉड भी बहुत होते हैं। सुधीर चावला का सवाल लेकर आते हैं। मेरा एक बहुत पुराना डीमैट खाता था जिसमें कोई सिक्योरिटी नहीं थी, इसमें मैंने कोई ट्रांजैक्शन नहीं किया है। पिछले दिनों मुझे इनकम टैक्स विभाग से नोटिस आया कि आपने बड़ी शेयर ट्रेडिंग की है। इसका ब्यौरा क्यों नहीं दिया, जबकि मेरे बैंक खाते से कोई लेन देन हुआ ही नहीं है? ये कैसे हो सकता है? क्या ये फ्रॉड का शिकार हुए हैं रवि जी? देखिए, ऐसे इस तरीके के फ्रॉड जरूर देखने को मिलते हैं कि ब्रोकर आपसे आपके अकाउंट में किसी और अकाउंट के थ्रू पैसे ट्रांसफर करके उसमें ट्रेड करके और फिर उसने आपसे कंफर्मेशन लेकर के शेयर बाहर निकाल लिए होंगे। तो आपके लिए सबसे अच्छा है कि आप सबसे पहले जिस जगह पे आपने अपना डीमैट अकाउंट खुलवाया हुआ है उस ब्रोकर के पास जाइए और अपने अकाउंट से रिलेटेड स्टेटमेंट क्लियर कट निकलवा लीजिए। और अगर वो स्टेटमेंट है तब एक दूसरा मुद्दा बनता है, लेकिन अगर वो स्टेटमेंट नहीं है तो आप उस स्टेटमेंट की कॉपी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में दे सकते हैं, जिससे कि आप इजिली इन चीजों को रिप्लाई कर सकते हैं और आप इससे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप अपने डीमैट अकाउंट के जो शेयर ट्रेड है उसकी डिटेल निकलवा सकते हैं, आप उससे मांग सकते हैं और उस डिटेल से आपको कंफर्मेशन हो जाएगा। अगर आपने नहीं ट्रेड किया है तो उसकी कंप्लेन आप ब्रोकर से और आप सेबी में भी कर सकते हैं कि अनऑथराइज ट्रेड हुए विदाउट मेरी कंफर्मेशन। तो उससे ये आपका मामले में आपको काफी हेल्प मिलेगी। रवि जी, यहाँ पर एक सवाल ये उठता है कि ये जो इनएक्टिव अकाउंट्स जो होते हैं उनका बहुत गलत इस्तेमाल हो सकता है। मुझे लगता है इनएक्टिव आपका अकाउंट है, या तो उसे एक्टिव रखिए या फिर अगर आपको उसकी जरूरत नहीं तो बंद कर दीजिए। इनएक्टिव अकाउंट भी इस तरह की ठगी का एक रास्ता खोल देते हैं। नहीं, देखिए, इनएक्टिव अकाउंट में इस तरीके के ठगी के रास्ते नहीं खुलते हैं जब तक कि आप कोई कंफर्मेशन ना दें। और जैसे मैंने पहले बताया, तीन चीजें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात है कि आप कोई भी पावर ऑफ अटॉर्नी ना दें। पावर ऑफ अटॉर्नी का मतलब एक लेटर होता है जिसपे आप साइन कर देते हैं कि मेरे ब्याह पे ब्रोकर बाय या सेल कर सकता है। वो लेटर कभी भी मत दीजिए। अगर आप देना भी चाहते हैं तो उसकी एक डेट लिमिट रखिए और उस डेट के बाद वो लेटर वापस लीजिए उनसे, पहला। दूसरा है कि आप ओटीपी बिल्कुल शेयर मत करें, क्योंकि आपका ओटीपी का कंफर्मेशन जरूर आता है। बिना ओटीपी के आप स्टॉक्स में निवेश या फिर आप उससे एग्जिट नहीं कर सकते हैं। और तीसरा कि एसएमएस जो आपको आता है उसको जरूर कंफर्म करिए कि ये आपने ही ट्रेड किए हैं। ये तीन चीजों का ध्यान रखेंगे तो आपके चाहे अकाउंट 10 साल पुराना हो, 15 साल पुराना हो, इस तरीके के फ्रॉड नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो पावर ऑफ अटॉर्नी को लेकर आपको सावधान रहना है, ओटीपी शेयरिंग को लेकर के सावधान रहना है, एसएमएस पे अलर्ट मिलने वाली जो सुविधा है उसे एक्टिवेटेड रखिए और कभी भी
फोन पर कॉन्फर्मेशन नहीं दीजिए। तो रवि जी ने आज हमें बता दिया किन पॉइंट्स पर आपको जागते रहना है ताकि डीमैट खाते से अकाउंट से फ्रॉड ना हो। थैंक यू सो मच डॉक्टर रवि सिंह, आज आपने वक्त निकाला मनी 9 के लिए।